सराय सर हम्माद, तो वो हमें बिज़नेस और अकाउंट्स पढ़ाते थे। तो उन्होंने अकाउंट्स ड्रॉप कर दिया, वो अब हमें सिर्फ़ बिज़नेस पढ़ाते हैं और जो है ना अब आप आए अकाउंट्स के, तो अब आप पढ़ाएँगे इंशाल्लाह। जी, तो ए लेवल्स में देखिए मैं सिर्फ अकाउंट से टीच करता हूँ, ओ लेवल में इकोनॉमिक्स और हाँ। बिजनेस मैं भी पढ़ाता हूँ। लेकिन ए लेवल में इतनी डेप्थ है एक सब्जेक्ट की और इस कदर हर सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड है कि ए लेवल पे फिर मैं प्रेफ़र करता हूँ कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ाऊँ जिस पे मैं स्पेशलाइज्ड हूँ। जी सर, और सर मतलब ज़्यादातर मसला भी एक तो मतलब हमारा सर बैकग्राउंड भी नहीं है ना उसका, कॉमर्स का, साइंस का बैकग्राउंड है। हुँ। तो अब सर ए लेवल्स की साइंस आपको पता है फिर कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो फिर इस वजह से सर ड्रॉप कर दिया ना, तो वो है, तो बस ये है अब बिज़नेस इकोनॉमिक्स में तो इतना मसला नहीं होता है, वो तो सर यही है मतलब बस पढ़ के और जो है ना देना होता है और मतलब ऐसे भी पढ़ के देना नहीं होता है, खैर उसमें भी थोड़ा वो करना पड़ता है, लेकिन अकाउंट्स में कुछ ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। जी, देखिए आप लोग ने कभी रिज़ल्ट स्टैटिस्टिक्स चेक किए? अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि अकाउंट्स क्योंकि एट टाइम्स ना फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा स्टूडेंट्स के ग्रेड्स आते हैं, अकाउंट्स में जो ए स्टार और ए की परसेंटेज है ना वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री से कम है, अगर आपने रिज़ल्ट स्टैटिस्टिक्स देखे हो कभी। ऑल्दो पास तो बहुत जी लोग होते सर। हैं अकाउंट्स में, लेकिन जो ए स्टार और ए उसकी परसेंटेज अब बहुत कम है। और इसका रीज़न ये है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ईज़ी अज़्यूम करते हैं इन कंपैरिज़न टू फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फर्दर मैथ्स मैथ्स ईज़ी होगा अकाउंट्स। यस। तो वो इसकी वजह से सफ़र करते हैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से, या एएस में बहुत अच्छा ग्रेड आ जाता है तो ए2 में बिल्कुल ही सो जाते हैं। मेरे अपने एक फ्रेंड के साथ हुआ था, एएस में उसका ए ग्रेड था, अच्छा। आफ्टर ए2 ही एंडेड अप विद अ सी ग्रेड। अच्छा, सही है, आप लोगों ने सफिशिएंट डिटेल्स दे दी हैं। अच्छा, कुछ फाउंडेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, अकाउंटिंग की क्लासेस ली थी जिसमें बेसिक डबल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, एंट्रीज बनाना, टी अकाउंट्स बनाना, आपको सिखाया गया था उनमें? सर थोड़ा बहुत बेसिक्स तो आते हैं। हाँ, मिनिमम बस बेसिक्स आते हैं ना, तो वही सफिशिएंट है एएस का सिलेबस स्टार्ट करने के लिए, यानी टी अकाउंट्स का। सर सर मुझे सर जो जो पिछले 2 टीचर्स थे सर, उन्होंने पढ़ाया था ना, मतलब उन्होंने टी अकाउंट भी बनवाया था और ट्रायल एंड एरर जो भी होता है ना, तो सर हम्म, मुझे मतलब लिटरली कुछ समझ नहीं आया। लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा। सर बिल्कुल शुरू वर्ड से समझ नहीं आया। अच्छा, और वेयरएस मरियम, आपको जो है वो थोड़ा आइडिया है इन चीज़ों का कि कैसे करते हैं? क्योंकि बेसिक यही है, अकाउंट्स की एंट्रीज बनानी आनी चाहिए, टी अकाउंट्स बनाना आना चाहिए, और इसके अलावा ट्रायल बैलेंस की नॉलेज हो कि कैसे प्रिपेयर होता है वो। सर जब मैंने एंड ऑफ नवंबर में स्कूल जॉइन हम्म। किया था, तो क्लासेस ली थी ना, तो तब वो लोग एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग वगैरह कर रहे थे। फिर रिवीजन में हमने पार्टनरशिप वगैरह की थी, फिर बीच में विंटर वेकेशंस आ गई। अब हम्म। मिड्स हो रहे हैं तो हमने इतना ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं किया। लेकिन मेरे भाई ने ए लेवल्स में अकाउंटिंग ली थी, तो थोड़ा बहुत उसने मुझे बेसिक्स पढ़ा दिया था। तो हम्म, बेसिक्स मुझे थोड़ी बहुत आती हैं। सही है। तो वली थोड़ा आपका इशू है कि थोड़ा सा टी अकाउंट्स वगैरह की एकदम एक्स्ट्रा क्लासेस फिर आपकी लेनी पड़ेंगी, तो उस पर वो इशू जी रिजॉल्व कर सर। सकते हैं, और बाकी ये नॉर्मल क्लासेस आप लेते रहें एज यूजुअल। जी। अभी सॉर्ट ऑफ आप लोग भी मुझे टेस्ट कर लें, क्योंकि डेमो तो हर स्टूडेंट का राइट है। तो अभी फ़िलहाल जो टॉपिक मैं टीच करूँगा, अच्छा मैं करता ये हूँ कि कुछ टॉपिक्स है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिक्स है, जैसे आपका इररिकवरेबल एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, डेप्रिसिएशन है, कंट्रोल अकाउंट्स है, बेसिक एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स है। पहले मैं एट्थ में ये टॉपिक्स टीच करता हूँ, तो उसके बाद फिर सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, सिंगल एंट्री है, कंपनी है, वो ईजी हो जाते हैं करना, क्योंकि ये टॉपिक्स। सर आप बेसिक्स की क्लास लेंगे? देखिए एक्चुअली जो एएस का शुरू कोर्स वाले इस टॉपिक्स कदर, हैं। जो शुरू के टॉपिक्स है ना, मैं शुरू ही वही से करता हूँ। जो बिल्कुल एक बेसिक होती है ना, वो तो एएस के एग्जाम में भी टेस्ट नहीं होती, कि टी अकाउंट्स बनाते हैं, एंट्रीज क्रिएट करते हो, बेसिक ट्रायल बैलेंस, वो मैं एज्यूम करता हूँ कि स्टूडेंट्स को पता हो। बाकी ये कर सकते हैं कि अगर कहीं मुझे डेफिशिएंसी महसूस हुई, तो फिर उसी रिस्पेक्टिव चीज़ की कोई एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं, उसमें मैं थोड़ा और क्लियर सर कर दूंगा अगर आप लोगों को। 2-3 क्लासेस लगा के अगर हम बेसिक्स कर लें, फिर आगे अपना कोर्स कैरी फॉरवर्ड करें। जी सर। या फॉर श्योर दैट्स अ पॉसिबिलिटी, चले ये भी हो सकता है। क्योंकि सर बेसिक मतलब जब एक बेसिक सर बिल्कुल नहीं आएगी, तो फिर आगे जो आप करवाएंगे वेल, डायरेक्ट वो सर कैसे समझ आएगा? दैट्स एन इशू बिल्कुल। तो इस वजह से अगर मतलब आप जाहिर सी बात है, मतलब पूरा जैसे महीना नहीं 2-3 लगा सकते क्लासेस ले बेसिक लें। में, तो 2 से 3 हाँ, क्लासेस में हाँ, मतलब कोशिश सर करूंगा कि 2 से 3 क्लास, जी इंपॉर्टेंट सर। चीज़ें क्लियर कर दूं।
तो जी 1 मिनट वेट कीजिए। जी सर। ये व्हाइट बोर्ड आप लोगों को नज़र आ रहा है जूम का? जी अच्छा, अच्छा। सबसे पहले देखिए, इस पे तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है। सबको पता है कि जब कोई बिजनेस हम रन करते हैं तो उसके ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर बिजनेस चलाने के लिए आपके पास रिकॉर्ड्स हो चीज़ों के, क्या ट्रांजैक्शंस की थी, जो फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं आपके कंपनी के। अच्छा, आपकी जो अकाउंटिंग है ना, उसके जो 5 पिलर्स हैं, वो ये चीज़ें हैं जो अभी मैंने मेंशन की है व्हाइट बोर्ड में। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को जो मैंने मेंशन किया अभी व्हाइट बोर्ड में? यस सर। जी सर। अच्छा, तो अगर आप लोग इनके बारे में कुछ पता होगा तो अच्छा है, वरना फिर ये मैं थोड़ा बताऊंगा इनके बारे में डिटेल में, क्योंकि ये 5 पिलर्स अकाउंटिंग है, इनकी साउंड नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले तो एसेट्स का कुछ आइडिया आप लोगों को? यस सर। व्हाट आर एसेट्स? सर एसेट्स फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी फर्म या बिजनेस के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए कोई मोटर व्हीकल्स ली हैं, लैंड लिया है। ओके, अच्छा, एक मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन एसेट्स की। एक तो सबसे पहली बात है कि पर्सनल यूज़ के लिए एसेट्स नहीं होते। एसेट्स अकाउंटिंग में जो बिजनेस के यूज़ के लिए हम रिसोर्सेज खरीदते हैं ना और ओन करते हैं, बिजनेस के यूज़ के लिए, वो एसेट्स होते हैं। फॉर यूज़ इन द ठीक है। बिजनेस, नॉट फॉर पर्सनल यूज़। तो ये आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। वैसे व्हाइट बोर्ड में सेंड भी कर सकता हूँ आप लोगों को सेव करके, तो कोई इशू नहीं है। मैंने अपने नोट्स क्रिएट किए हुए, लेकिन इन बेसिक के मैंने कोई नोट्स क्रिएट नहीं किए, क्योंकि ये एज्यूम नॉलेज होती है कि स्टूडेंट्स को पता होगा। तो ये मैं अलग से बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग ये व्हाइट बोर्ड मुझसे ले सकते हैं बाद में। तो ये कुछ एसेट्स भी होते हैं बिजनेस के, एग्जांपल्स अभी मैंने लिख दिए, और एसेट्स की 2 सब कैटेगरीज भी हैं, तो वो भी पता होनी चाहिए। अभी मैं उस पर बात करने वाला हूँ। जो भी बिजनेस रिसोर्सेज ओन करता है ना, बिजनेस के यूज़ के लिए होती है। ओन बाय द बिजनेस फॉर यूज़ इन द बिजनेस, such as cash in bank, land, machinery, inventory. These are assets. और ये बिजनेस में यूज होता है। अगर बैंक अकाउंट बिजनेस के नाम से खुला हुआ है तो बिजनेस में कैश यूज होगा। कोई लैंड अगर मैंने परचेज किया हुआ है बिजनेस के यूज के लिए, तो वो भी हमारा एसेट है। अगर मेरा कोई मार्बल का सपोज करें मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो मार्बल मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई मशीन मैंने रखी हुई फैक्ट्री में, तो वो एसेट्स हो जाएंगे। इन्वेंट्री का मीनिंग ना मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो एसेट्स सिंपली एसेट्स नहीं होते, अकाउंटिंग में उनकी 2 सब कैटेगरीज भी है। तो द फर्स्ट कैटेगरी इज नॉन करंट एसेट्स। ये नजर आ रहा है आप लोगों को?
यस सर। यस सर, आ रहे हैं। आ रहा है ना नज़र? तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो बिजनेस 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ करता है। एसेट्स विच आर यूज्ड बाय बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। सर्टेन हमारे एसेट्स ऐसे बिजनेस के होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं ऑन एवरेज बेसिस पे। जैसे मशीनरी, मशीन 5 साल, 10 साल या चले 2-3 साल पे का यूज़ करे तो 1 साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं मशीनरी। इसके अलावा कोई लैंड है, अपनी कोई प्रॉपर्टी है, तो वो भी हम 20 ईयर्स 30 ईयर्स के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हमने सर्टेन कंप्यूटर्स परचेज किए हुए बिजनेस यूज़ के लिए तो वो भी 3 से 5 साल चलाते हैं हम ऑन एवरेज। तो वो एसेट जो बिजनेस 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ करता है ना, वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं आप लोगों के। ये थोड़ा समझ आ रहा है आप लोगों को? जी सर। तो थोड़ा कॉमन सेंस है। अब इसकी एसेट्स की एक और सब कैटेगरी भी है। इन्वेंट्री है, कैश एट बैंक है। द सेकंड सब कैटेगरी इज करंट एसेट्स। ये वो करंट एसेट्स है जो बिजनेस एक्सपेक्ट करता है कि विद इन 1 ईयर यूज कर लेगा। अच्छा, आप में से किसी को इन्वेंट्री का आइडिया है कुछ? इन्वेंट्री क्या होती है अकाउंट्स में? सर कोई चीज बेचने के लिए, मतलब एनीथिंग फॉर सेल और रीसेल। वेरी गुड, बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन बोली आपने। इन्वेंट्री जो भी गुड्स हम बिजनेस में रीसेल के लिए लाते हैं ना, या वो गुड्स हम बिजनेस में परचेज करते हैं पर उसको सेल आउट कर देते हैं बाद में, वो इन्वेंट्री होते हैं। अब इसकी एग्जांपल है, अगर एक मैं कार का शोरूम रन कर रहा हूँ तो उस पर जो मैं कार्स ला रहा हूँ ना, वो मैं रीसेल के लिए ला रहा हूँ कि गाड़ियाँ खरीद के मैं फिर बाद में बेच दूंगा कस्टमर्स को। तो अगर कोई कार का शोरूम चला रहा है तो वो जो कार्स वहाँ ला के रखी जा रही है ना, वो उसकी इन्वेंट्री होगी। इसके अलावा किसी ने कोई ग्रॉसरी शॉप खोली हुई है या मिनी डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो उसमें जो मसाले और ग्रॉसरी के जो सामान ला ला के वो स्टॉक कर रहा है, तो वो ये एजम्पशन होती है कि 1 साल के अंदर ना बेच देगा सब चीज़ें। ऑल्दो रियल लाइफ में ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन एजम्पशन होती है कि 1 साल के अंदर अंदर चीज़ें बिक जाएंगी सारी। अब शोरूम में हो सकता है 1 साल में सारी गाड़ियाँ ना बिके, तो वो फिर सेकंड या थर्ड ईयर में भी खड़ी हुई पार्कड हो शोरूम में। लेकिन अकाउंट्स में एज्यूम करते हैं कि ये जो रीसेल की चीज़ें ना, ये 1 साल के अंदर सारी सेल आउट हो जाएंगी, इसलिए इसको करंट एसेट ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा जो भी कैश है मेरे पास, वो भी एज्यूम करूंगा मैं कि 1 साल के अंदर खर्च कर दूंगा पैसे में सारे बिजनेस में, बिजनेस पर्पजेस के लिए खर्च हो जाएंगे। आपको एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देनी है, अगर रेंट पे जगह ली हुई है तो उसका रेंट देना है, आपके सर्टेन बिल्स हैं इलेक्ट्रिक के, इंटरनेट का, सिक्योरिटी का, आपको 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट सब पे करना होता है, तो उस पर एज्यूम करते हैं कि कैश ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा क्लियर है आप लोगों को? ये कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? सर क्लियर। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स का आइडिया आप में से किसी को कुछ? जी सर। और ये ट्रेड रिसीवेबल्स जो मैंने मेंशन किए करंट एसेट्स में, इसका किसी को पता है कुछ? सर अगर मतलब सर जो आपसे किसी ने कोई चीज़ परचेज की है फॉर एग्जांपल, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक कार परचेज की है, लेकिन वो कहें कि हम आपको 1 हफ्ते बाद पे कर देंगे या हाफ अमाउंट 1 हफ्ते बाद पे कर देंगे, तो वो जो चीज़ उन्होंने पे करनी है वो ट्रेड रिसीवेबल है। बिल्कुल, अगर मैं कस्टमर को क्रेडिट पे सेल कर रहा हूँ ना, यानी उसे मैंने गुड या सर्विस तो दे दिया लेकिन अभी उसने मुझे पैसे नहीं दिए कस्टमर ने, तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, या अकाउंट रिसीवेबल भी वर्ड यूज़ कर रहा होता है वो।
चलो इस चीज़ का तो आइडिया है आप लोगों को, और उसको करंट एसेट इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि 1 साल के अंदर हम कोशिश करेंगे कस्टमर से रिकवरी कर लें। ज़ाहिर सी बात है 2-3 साल पे तो हम बात लेके नहीं जाएंगे कि 2-3 साल का टाइम तो नहीं देंगे हम। सर कैश एट बैंक कैसे करंट है? देखिए कैश एट बैंक अगर पैसे बच जाएँ आखिर में तो ज़ाहिर सी बात है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। लेकिन एज्यूम ही करते हैं कि जितना कैश है ना बिज़नेस में वो खर्च हो जाएगा 1 साल में, क्योंकि आपके खर्चे बहुत होते हैं बिज़नेस में रन करने के लिए। सर इसलिए अगर हमने पहले से ही हमें थोड़ा बहुत अगर हमने रफ कैलकुलेशन की हो, जितना हमारा खर्चा है उससे ज़्यादा अगर वो बहुत ज़्यादा पैसे हो फिर अर्न कर रहा है ना तो फिर वो ईयर एंड में आपका बच जाएगा कैश का बैलेंस। लेकिन एजम्पशन होती है अकाउंट्स में, एज्यूम करते हैं कि 1 साल के अंदर पैसे ख़त्म कर देंगे हम। देखिए जैसे पैसा आएगा ना, कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज देंगे तो आएंगे पैसे आपके पास, तो कैश का बैलेंस इंक्रीज भी होगा। लेकिन फिर बिजनेस रन करने के एक्सपेंसेस भी तो हैं, और फिर री इन्वेस्टमेंट भी करता है बिजनेस। अब इम्तियाज़ ने इसकी 1-2 ब्रांचेस सक्सेसफुल हो गई तो उसने और ब्रांचेस पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो कारोबार में यही होता है कि पैसे आते हैं वैसे पैसे जाते भी हैं, री इन्वेस्टमेंट भी होती रहती है पैसों की। इसलिए एज्यूम किया जाता है अगर बच जाए तो फिर वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अकाउंट्स में एज्यूम करते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर ना हम ये कैश यूज़ कर लेंगे। ऑल्दो ज़रूरी नहीं है कि रियल लाइफ में हो, इसलिए मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड, मैंने ये नहीं लिखा डेफिनेटली यूज विद इन 1 ईयर। आर्ग्यूमेंट्स आपके मरियम बड़े वैलिड थे, लेकिन एजम्पशन होती है जो है, क्योंकि अक्सर इस तरह खर्च हो जाता है काफ़ी कैश तो बहुत कम बचता है लास्ट में ईयर एंड में, और अगर ज़्यादा बच गया है तो वो फिर नेक्स्ट ईयर में यूज़ कर लेंगे दोबारा, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। तो जब भी आपको तो सर फिर हाँ हाँ जी बोले सर आप। नहीं नहीं, आप कुछ पूछ रहे थे, पहले आप पूछ ले, मैंने बोल दिया जितना बोलना था। तो सर यहाँ पे जो आपने नॉन करंट में लिखा है ना कि मोर देन 1 ईयर में हम्म यूज हो जाएगा, तो हम्म सर फिर कैश एट बैंक जैसे अगर 1 साल में नहीं यूज हुआ ना, हम्म तो फिर अगर वो मतलब दूसरे साल में यूज हुआ तो फिर वो नॉन करंट में नहीं आना चाहिए। हाँ ये आप कर नहीं सकते थे कि अगर कैश बच भी गया है ना तो अभी जैसे 2020 में आप उसे करंट एसेट्स में लेंगे, 2020-21 में भी वो करंट एसेट्स के अंदर ही आएगा। उसे आप नॉन करंट एसेट में क्लासिफाई नहीं कर सकते, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रूल्स होते हैं सर्टेन कि कैश एट बैंक को आपने करंट एसेट ही ट्रीट करना है। अभी वो करंट ठीक है एसेट है, सर। नेक्स्ट ईयर वो दोबारा करंट एसेट में उसको मेंशन कर देंगे, ये होता है। उसको अभी कभी गलती नहीं कीजिएगा नॉन करंट एसेट लिखने की अगर पैसे बच गए तो, ऐसा नहीं होता ठीक है सर। इसलिए। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट्स। अच्छा, बिफोर आई मेंशन समथिंग अबाउट लाइबिलिटीज, कुछ आप लोग बताएंगे इसके बारे में, पसंद करेंगे लाइबिलिटीज के बारे में बताना। सर ऐसी कोई चीज जो मतलब जो बिजनेस मतलब जो बिजनेस पे करेगी। पे तो बिजनेस एक्सपेंसेस भी करती है, तो फिर वो लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस पे फिर तो फर्क ही नहीं रह जाएगा कोई। अगर इलेक्ट्रिक का बिल है, सिक्योरिटी गार्ड के पैसे हैं, टेलीफोन का बिल है, इलेक्ट्रिक का बिल है, तो पे तो वो भी कर रहे होते हैं, तो वो तो एक्सपेंस में आते हैं। तो फिर एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज में तो उस तरह कोई फर्क ही नहीं बचा भाई। लाइबिलिटीज जो हमें फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हमें लोन दिया और वो हमने रिटर्न करना है, या जैसे ट्रेड पेबल्स होते हैं, हमने किसी फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री हमने परचेज की है लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं की, तो वो जो पेमेंट है वो लाइबिलिटी होगी। बिल्कुल करेक्ट है मरियम, ये वलीद देखो मरियम ने बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया है लाइबिलिटीज को कि ये एक्चुअली कर्जा होता है हम पे, हमने किसी से उधार लिया या किसी के पैसे नहीं दिए, तो जो पैसे हमें बाद में रीपे करने होते हैं ना, वो लाइबिलिटीज होती है। ओके सर। जैसे कभी कोई बिजनेस में होता है कि कुछ पैसे मैंने अपने इन्वेस्ट किए, कुछ बैंक से लोन ले लिया या किसी फ्रेंड से लोन ले लिया या पेरेंट्स से भी लोन लेते हैं एट टाइम्स, तो वो मुझे फ्यूचर में पैसे वापस करने होते हैं किसी और के, तो वो लाइबिलिटीज होती है। ऑब्लिगेशंस और ड्यूज होते हैं। अच्छा, लाइबिलिटीज की सब कैटेगरीज पता है आप में से किसी को? इसकी भी दो सब कैटेगरीज होती है लाइबिलिटीज की। नहीं सर इसका नहीं करंट एंड पता। नॉन करंट। इसकी भी नॉन करंट और करंट है, तो भाई ये थोड़ा मुझे करना पड़ेगा एक्सप्लेन।
इसके लिए दूसरा कलर यूज करते हैं। सर ये व्हाइट बोर्ड आप फॉरवर्ड कर देंगे ना? हाँ, ये सेव जूम के व्हाइट बोर्ड ना सेव हो जाते हैं, तो फिर ये मैं आपको बाद में फॉरवर्ड कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। अब लाइबिलिटीज भी नॉन करंट और करंट में क्लासिफाई की जाती है। सबसे पहले जो ईजियर है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज है। ये वो लाइबिलिटीज होती है जिनको पे करने के लिए मेरे पास 1 साल से ज़्यादा का वक्त है। जैसे कि बैंक लोन होता है, बैंक लोन 2 से 5 साल का टाइम दिया जाता है, या 10 साल के भी लोन होते हैं। तो जैसे अगर मैंने 2021 में लोन लिया और बैंक ने मुझे टाइम दिया कि 2025 तक ना आपको लोन रीपे करना है, तो मेरे पास 1 साल से ज़्यादा का टाइम है इस लोन को रीपे करने के लिए। हाँ मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि इस अगर मैंने 2021 में लोन दिया है और बैंक ने मुझे 2025 तक का वक्त दिया है लोन को रीपे करने के लिए, तो 1 साल से ज़्यादा है उसको पे करने का टाइम मेरे जी पास। जी। यस सर। ओके, तो ऐसी जो लाइबिलिटीज़ है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती है। दूसरी पे करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये वो कर्जे उधारे जो मुझे 1 साल के अंदर ना पैसे वापस करने। जैसे मरियम ने एग्जांपल दी थी कि अगर मैंने क्रेडिट पे इन्वेंट्री खरीदी है सप्लायर से, तो सप्लायर 1 साल से ज़्यादा का अक्सर बेशतर टाइम नहीं देते, बल्कि कुछ महीनों का टाइम देते कि 2 से 3 महीने पर हमारी पेमेंट क्लियर करें। अब जैसे ये टेक्सटाइल की कंपनीज हैं, ये कॉटन खरीदती है कॉटन के सप्लायर से, गुल अहमद है, अलकरम है, खादी है, या यूनुस टेक्सटाइल्स है। तो इनको अराउंड 2 से 3 महीने का सप्लायर टाइम देते कि 2 से 3 महीने के अंदर ना आपको हमें कॉटन की पेमेंट वापस करनी है। तो 1 साल से कम का वक्त होता है उसके लिए। इसके अलावा इंटरनेट का बिल आप लोग को पता होगा, चाहे कमर्शियल यूज़ के लिए हो या चाहे रेजिडेंशियल यूज़ के लिए हो, 1 से 2 महीने में पे करना होता है इंटरनेट बिल। इसके अलावा लोन पे करने के लिए तो ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट होता है ना वो हर साल पे करना होता है। तो थोड़ा सा आप लोग को समझ आ रहा है करंट लाइबिलिटीज? यस सर। जी सर। अच्छा, अब आप में से कोई मुझे ट्रेड पेबल्स का मीनिंग बता सकता है? सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। सर ट्रेड पेबल अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई इन्वेंट्री परचेज की है हम्म या किसी से कोई भी चीज़ लिया और आपको इन रिटर्न पैसे देने हैं, हम्म लेकिन ऑन स्पॉट आप नहीं दे रहे हो, ऑन क्रेडिट ले रहे हो, तो जो पैसे अभी तक आपने दिए नहीं है लेकिन देने हैं इन फ्यूचर, उसे हम्म, ट्रेड पेबल कहते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ट्रेड पेबल्स याद रखिएगा सिर्फ इन्वेंट्री के लिए लाइबिलिटी होती है। अगर मैं इन्वेंट्री क्रेडिट पे खरीद रहा हूँ ना, तो ट्रेड पेबल्स की लाइबिलिटी सिर्फ उसी के लिए है।
अगर मैंने कोई और चीज़ खरीदी क्रेडिट पे तो उसके लिए अदर पेबल्स होता है, बताऊंगा मैं आगे। ठीक है। ट्रेड पेबल्स ओनली फॉर इन्वेंट्री, ये लग रहा है नोट में लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब पहले मैं कैपिटल पे बात करना प्रेफर करूंगा, तो कैपिटल का किसी को कुछ आइडिया है? सर हाँ बिल्कुल, जिसको जो पता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। सर कैपिटल वो होती है जो मतलब जो बिजनेस का मतलब जो ओनर होता है वो अपने पर्सनल जो उसकी वो होती है ना, जो उसके मतलब अपने पैसे होते हैं वो बिजनेस में जो लगाता है। बिल्कुल सही सर जो बोला आपने। इन्वेस्ट करता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट ही कैपिटल होती है, जो ओनर खुद पैसे इन्वेस्ट करता है ना बिजनेस में, वो कैपिटल कहलाता है। जैसे अगर मैंने अपने खुद के पैसे खर्च करके कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट किया या छोटा बिजनेस स्टार्ट किया तो वो कैपिटल होता है, सही है। तो कैपिटल सर क्या हाँ हाँ, कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो खाली इन कैश होती है या बैंक में जो होती है बस? अच्छा ये भी क्लियर करना है, कैपिटल में कैश और बैंक भी हो सकता है, उसके अलावा कोई अदर रिसोर्स भी हो सकती है। जैसे मेरे सर जैसे हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप प्लीज कंप्लीट बोले। करें पहले। सर जैसे एसेट्स में हमने बोला था कि मशीनरी अगर डे वन पे बिजनेस के डे वन पे अगर हमने कैश भी इन्वेस्ट किया है साथ एक मशीनरी भी इन्वेस्ट की है तो वो मशीनरी भी कैपिटल में आती है। हाँ बिल्कुल, वो भी कैपिटल में आएगी। कैश एंड अदर रिसोर्सेस invested by the owner into the business forms part of capital। पैसे भी ला सकते हैं, कोई रिसोर्स भी ला सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज करें मेरे घर में हाईएस्ट खड़ी हुई है, एग्जांपल है ये, और मेरे बिजनेस में एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप की नीड है। तो अगर मैं अपने ये जो पर्सनल यूज़ की पर्सनल व्हीकल है ना घर की, ये अगर ले जाके मैं बिजनेस में यूज़ करना शुरू कर दूँ एम्प्लॉयज़ की पिक एंड ड्रॉप के लिए, तो वो भी कैपिटल होगा। उस पर अपने बिजनेस का लोगो पेंट करवा दूंगा मैं, तो फिर वो बिजनेस यूज़ की हो जाएगी व्हीकल, तो वो भी कैपिटल में काउंट होगा। देख देते हैं कैपिटल के बारे में भी थोड़ा, इसलिए मैं इसके लिए वर्ड यूज़ करता हूँ रिसोर्सेस इन्वेस्टेड और पुट बाय ओनर इनटू द बिजनेस। सही, मैंने मेंशन कर दिए डेफिनेशन कैपिटल की भी, सच एज डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन हो गई, और कैश हो गया, एक्सेट्रा। इवन कैपिटल की एक और हिलेरियस एग्जांपल भी है कि अगर मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक बहुत रखी हुई है डीप फ्रीजर में, और मैंने अपनी छोटी सी दुकान स्टार्ट की, और अगर वो कोल्ड ड्रिंक ले जाके मैंने दुकान में रख दी ना बेचने के लिए, तो वो भी कैपिटल हो जाएगा फिर। तो कोई सी भी रिसोर्स हो सकती है, सिर्फ पैसे नहीं होते, इसलिए मैं रिसोर्सेज का वर्ड यूज़ करता हूँ कैपिटल के लिए। तो आप लोग को क्लियर है ये चीज़ अब? यस सर। अच्छा, यस सर। ये रेवेन्यू या सेल्स का आइडिया है किसी को? सर जो अर्निंग्स आप कर रहे हैं बिजनेस से या प्रॉफिट? हाँ, अब प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट इज़ अ डिफरेंट थिंग, प्रॉफिट को रेवेन्यू से मिक्स नहीं करना है बिल्कुल भी। प्रॉफिट अभी बताऊंगा बाद में क्या चीज़ होती है, प्रॉफिट रेवेन्यू नहीं है। सर सर हाँ जैसे हाँ। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट छोड़ दें अगर सेल्स आपने की हैं हम्म लेकिन अभी तक आपने एक्सपेंसेस नहीं निकाले तो हम्म वो जो मनी है या जिस तरह भी है हम्म। वो रेवेन्यू है हाँ बिल्कुल, एक्सपेंसेस के साथ।
बिल्कुल वो रेवेन्यू होता है, अमाउंट अर्न बाय बिजनेस बाय सेलिंग गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अच्छा, अच्छा, रेवेन्यू के लिए जो है ना वो अमाउंट अर्न का मीनिंग यूज होता है। इसका मतलब यह है कि कैश पे भी मैं सेल्स कर सकता हूँ कि अगर मैंने कस्टमर को दुकान में चीज़ें बेची और उसी वक्त उसने पैसे दे दिए तो वो तो ऑब्वियसली रेवेन्यू होगा। इसके अलावा सपोज करें मैं इंटरनेट की कंपनी चला रहा हूँ और 1 जनवरी के मंथ के लिए मेरे कस्टमर्स इंटरनेट यूज़ कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कस्टमर्स ने बिल पे नहीं किया, तो अकाउंट्स पे वो भी रेवेन्यू, क्योंकि अर्न कर लिया मैंने। अर्न करने का मतलब है कि कस्टमर को या तो मैंने गुड्स दे दी या उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो अकाउंट्स में समझ ले रेवेन्यू मैं अर्न कर लेता हूँ। इसीलिए रेवेन्यू कैश पे भी हो सकता है, रेवेन्यू क्रेडिट पे भी हो सकता है, दोनों रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड किए जाएंगे अकाउंट्स में। सही है? ठीक है सर। इसलिए ऑल्दो जो कैश एंड बैंक का अकाउंट है उसमें जब कस्टमर पैसे देगा तभी उसमें उसमें तो तभी डेबिट होगा जो है। ये चीज़ें भी आप लोग क्वेश्चन और करेंगे, टॉपिक्स बहुत सारे आएंगे, उसमें और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो अर्न करने का मतलब है कि मैंने कस्टमर का काम कर दिया। अकाउंट्स में अर्न करने का मतलब ये अर्न करने का मतलब ये नहीं कि पैसे आ गए मेरे पास, ऑल्दो आ भी सकते हैं। अच्छा, रेवेन्यू की सच कोई कैटेगरीज नहीं है, कैपिटल की भी कोई कैटेगरी नहीं है, तो उसमें इतना मसला नहीं है। अब लास्ट है एक्सपेंसेस। या एक्सपेंसेस तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी बहुत करते हैं, तो एक्सपेंसेस का आइडिया तो होगा आप लोगों को। यस सर। अच्छा, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग एक्सपेंसेस की? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इंटरनेट का बिल, अच्छा गाड़ी में जो पेट्रोल भरवा रहे हैं, सीएनजी भरवा रहे हैं, फ्यूल का बिल। इसके अलावा अगर मैं बिजनेस कोई रन करूँ तो उसमें मैंने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखे हुए होंगे, उनके भी पैसे देने पड़ेंगे, तो वो एक्सपेंसेस होंगे। अगर मैं चाय का होटल चला रहा हूँ और उसके लिए बल्क में पत्ती खरीद के ला रहा हूँ और दूध, तो वो भी मेरा एक्सपेंसेस में आएगा। तो अकाउंट्स में जो एक्सपेंसेस की डेफिनेशन है ना, अच्छा, तो कोई भी फैसिलिटी सर्विस हम अवेल करें, अब जैसे इंटरनेट हम यूज़ करें तो हम एक फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। अगर मैंने किसी कोई जगह किराए पे ली हुई बिजनेस करने के लिए, तो मैं उस जगह को समझ ले अवेल कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, फैसिलिटी है एक वो भी। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी भी एक फैसिलिटी है। तो कोई भी फैसिलिटी या सर्विस जब मैं अवेल करता हूँ उसका मुझे कुछ खर्चा आता है, तो अकाउंट्स में वो चीज़ एक्सपेंस कहलाती है। ये चीज़ समझ आई ज़रा आप लोगों को? यस सर। अच्छा, और अकाउंट्स में, सर दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? अच्छा देखिए, अगर मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ तो वो एक फैसिलिटी है, एक सहूलत है एक तरह की। जी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैंने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है अपने बिजनेस की सेफ्टी के लिए, तो वो भी एक तरह की सहूलत है कि वो चोरी चकारी क्राइम से बचा रहा है मेरे बिजनेस को, सिक्योरिटी गार्ड। जी। उसके अलावा मैं अपने, अगर चाय के होटल में मैंने अपना एक चाय बनाने वाला बंदा रखा हुआ है, तो वो मुझे चाय बनाने की सर्विस दे रहा है कि मेरे कस्टमर्स उसके काम की वजह से चाय पी पाते हैं। तो वो एक सहूलत मिली हुई है ना उसकी वजह से, चाय बनाने वाले की वजह से। तो
जब आप फैसिलिटी या सर्विस अवेल करते तो उसके कुछ खर्चा आता है, जैसे पता फ्री में तो कोई फैसिलिटी या सर्विस इंसान को नहीं मिल सकती इस दुनिया में। तो उस फैसिलिटी या सर्विस को यूज़ करने का जो खर्चा होता है चाहे कोई सी भी हो, वो एक्सपेंस कहलाता है अकाउंटिंग में।